नमस्कार दोस्तों। सचेतता के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन सभी तथ्यों के बारे में, उन सभी विषयों के बारे में जानकारी आप तक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहुंचा पाएं, जो तथ्य, जो जानकारी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ संबंधित होती है, यानी कि सुनने, बोलने और भाषा से संबंधित। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कल डीएनए डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हसीना। डॉक्टर हसीना एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जो कि लखनऊ के एसजीपीजीआई में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। डॉक्टर हसीना का बहुत लंबा एक बायो है और काफी प्रतिष्ठित रही हैं, काफी उन्होंने पुरस्कार अर्जित किए हैं और एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने एमडी पीडियाट्रिक्स मैमसी न्यू दिल्ली से करी है और डीएम मेडिकल जेनेटिक्स है वो फ्रॉम एसजी पीजीआई। डॉक्टर हसीना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने ये फील्ड जो है जेनेटिक्स, जिसमें कि हम जनरली स्पेशलिस्ट नहीं देखते हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और क्योंकि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, मैं पढ़ सकती हूँ न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, तो ये हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि उनको इस बारे में जानने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। तो आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू नेहा जी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कि आप बहुत इम्पोर्टेंट एक डे चुना है और फिर बाकी अवेयरनेस रेज करने के लिए काफ़ी आपने एफर्ट डाला है। तो आपके फाउंडेशन और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, वी कैन स्टार्ट। यस, तो पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि जेनेटिक्स किस तरह से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में क्या उसका रोल है। तो जेनेटिक्स देखिए, मतलब सब चीज में है। जैसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिसऑर्डर्स, इवन हमारे जो देखना देखना कैसे है, सुनना कैसे, बहुत चीज में मतलब जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। तो एज फार एज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स कंसर्न है, बोथ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मान के चलिए, या फिर सिर्फ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो, या कभी कभार कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एक बस हिस्सा होता है जो ब्रॉडर न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बच्चे में साथ में मंदबुद्धि होना या फिर कुछ दौरे की शिकायत, इसके साथ साथ भी इनको लैंग्वेज या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है। बिल्कुल। पहले जानने के लिए कि क्या है, सबसे पहले जीन क्या है वो मतलब समझना काफी जरूरी है। तो जो बिल्कुल। हमारे शरीर में जो डीएनए नाम के जो अणु होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े को हम जीन्स बोलते हैं, जो हमें माता पिता से मिलता है। और वो डिसाइड करता है हमें कैसे काम करना है, हमारा बाल का रंग कैसे होना चाहिए, आंख का रंग कैसे होना चाहिए, ये सब मतलब वो डिसाइड करता है। तो एज फार एज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आर कंसर्न, कुछ शब्द मैं बोलना चाहती हूँ जो जनरल पब्लिक के लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि सारे जो टेस्ट या फिर जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ओके। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स मोनोजेनिक ऐसा बोलते हैं, मतलब सिंगल जीन, एक ही जीन में जब नुक्स होता है जिसकी वजह से बच्चे में दिक्कत होता है, तो उसको हम मोनोजेनिक बोलते हैं। ओके। अ, या फिर दूसरी चीज होता है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन मिलके काम करना चाहिए, अगर उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम होता है तो उसको हम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। बट जनरली पॉलीजेनिक डिसऑर्डर ऐसा चीज है जो रिस्क फैक्टर बोलते हैं, मतलब सिर्फ उसको काम ठीक से नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे में डिसऑर्डर होगा। ओके। बस रिस्क को बढ़ाना है, बाकी और चीज भी साथ में होना चाहिए वो प्रॉब्लम कॉज करने के लिए। फिर तीसरा चीज है गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ओके। गुणसूत्र के जो बढ़ाव या घटाव होता है, ऐसे वाले सिचुएशन में भी बच्चे में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को हम एट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल, मतलब या पॉलीजेनिक या मल्टीफैक्टोरियल, जिसमें जेनेटिक कंट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन साथ में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो, या पैदा होते समय बच्चा मतलब रोया नहीं है, हाइपोक्सिया हो गया, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, तो ऐसे सोच ऐसे जो चीज है वो भी कंट्रीब्यूट करके मिलके फिर प्रॉब्लम अगर कॉज करता है, तो फिर उसको हम मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे जो डिस्कशंस होंगे इसके ऊपर होगा। And so as far as communication disorders are concerned, these things have to be taken into consideration.
तो आप जो बता रहे हैं कि क्रोमोजोम से संबंधित, और क्रोमोजोम्स में जिस तरह से हमारे जीन्स सेट होते हैं, और वो जीन्स कैसे हमारे हर एक बिहेवियर को किस तरह अफेक्ट करते हैं, तो किसी भी टाइम पे या तो क्रोमोसोमल में इफेक्ट डिफेक्ट हो, या जीन में हो, या एक जीन में और बहुत सारे जीन्स में हो, या कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर और बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। राइट। क्योंकि यस, आप यस। ऑलरेडी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कई तरह के आप केसेस देखते होंगे। तो डॉक्टर हसीना, आप बताइए किस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स को आप देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, So in terms of communication disorders, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो स्पीच लैंग्वेज में जो abnormality होता है, जैसे आपको पता है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ब्रेन। सो दिमाग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारे जो एरियाज जो होते हैं, जो कैसे बात शुरू करना है, कैसे बात को समझना है, तो वहां से लेके अगर ब्रेन में कुछ बनावटी करा भी हो तो फिर तब दिक्कतें हो सकता है। या फिर क्रेनियोफेशियल abnormalities बोलते हैं, जैसे हमारे चेहरे में राइट फ्रॉम जीभ, अगर जीभ मतलब चिपका हुआ है, या फिर तालू में छेद है, या फिर होठ में होठ कटा हुआ है, या नाक बंद है क्योंकि पॉलिप्स की वजह से, अडिनॉइड्स की वजह से, या सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब के चीज की वजह से भी आपको मतलब बोलने में या फिर सुनने में दिक्कतें हो सकता है। तो हम कॉमनली इस प्रकार के केसेस भी देखते हैं। बाकी है जो, जैसे मैंने आपको गुणसूत्र का फिर ये सब बताया है, जैसे मोस्ट कॉमन है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो बिल्कुल ट्राइसोमी बिल्कुल। 20 होते हैं, जहाँ पे 21 क्रोमोसोम 2 होने के बजाय 3 होता है। तो ऐसे बच्चों में भी ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक एक पार्ट होता है। तो ये कॉमन क्रोमोसोमल कंडीशंस है। तो इसके अलावा कई और कंडीशंस है, जैसे हम विलियम सिंड्रोम बोलते हैं, नूनन सिंड्रोम बोलते तो हैं, ये बहुत कॉमन फ्रजाइल है एक्स, डॉक्टर साहब, ये आप हद देखते हैं? या या ओके। डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। इसके बाद ये सब भी हम देखते हैं, ऐसे सिंड्रोमिक बच्चे हैं जिसपे कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रॉब्लम साथ में संबंधित होता है। जैसे हमारे, बिकॉज मैं ASLP हूँ, तो डाउन सिंड्रोम डेफिनेटली आपने जैसे बोला कि हम देखते हैं, बट वार्डनबर्ग सिंड्रोम हो गया या ट्रेशर कॉलिन्स सिंड्रोम हो गया, तो क्या इस तरह के केसेस भी हैं जो आप देख रहे हैं? डेफिनेटली वी ऑल्सो सी, ऐसे केसेस भी देखते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम या फिर क्रोमोसोमल के जो कंपैरिजन में थोड़ा रेयर है। रेयर जैसे है। अब हर दिन एक डाउन सिंड्रोम देखते हैं, तो वार्डनबर्ग हम महीने में एक बार ऐसा देखते ओके। हैं, ट्रिच। ऑल या राइट, ऑल राइट, तो रेयर डिजीज में बेसिकली यस। सिंड्रोमिक कंडीशंस में आ जाता है। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी कि ये तो बात हुई कि किस तरह से हमारे जीन्स या DNA किस तरह कार्य कार्य कर रहा है, किस तरह से उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो डिजीज है, कोई कोई कंडीशन हमारे सामने आ गई। क्या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आने पे भी ऐसा होता है कि हमारा जीन में कुछ चेंज, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो गया, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो गया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो गया? डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बताया था, जो बाकी जो ब्रेन से लेके हमारे जो कान, नाक, जीभ, एवरीथिंग जो बहुत, क्रेनियोफेशियल बेसिकली हमारे जो मांसपेशियां, जो हम्म। मैक्सिला बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, तो ये सब बनावटी मतलब वो ठीक से बनना, वो भी जीन्स के ऊपर ही है, उसके जो जरूरी है। मैसेजेस मैसेजेस के ऊपर है। सो जो जो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस मतलब अक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे मतलब जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी और चीज है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट अगर देखेंगे, तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम करके एक बोलते हैं, जो 22 वाले गुणसूत्र में कुछ घटाव है। तो सिमिलरली जो ब्रेन में बनावटी टिक से नहीं बनाया है, वो भी गुणसूत्र की घटाव बढ़ाव, या फिर वो जो सिंगल जीन, मोनोजीन जो मैंने बोला है, मोनोजेनिक ओके। डिसऑर्डर्स, उसके वजह से भी हो सकता है। हियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, कि मतलब बात करना जो डिले होता है, प्रीलिंगुअल डेफनेस बोलते हैं, वो बहुत सारे ऐसे जीन्स है जो माता पिता वाहक होते हैं, और फिर बच्चे में वो प्रॉब्लम, मतलब दोनों खराब अणु मिल मिल जाके फिर बच्चे में वो सुनने में प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे कहीं ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। है, तो हम किस तरह से समझें, क्या स्ट्रक्चर जरूरी है या फंक्शन जरूरी है, या दोनों का रोल होता है? क्योंकि हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में जैसे जीन की बात करते हैं, तो समझना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में दोनों की जरूरी है। जैसे मान के चलिए, स्ट्रक्चरल जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे कान, नाक या फिर दिमाग, तो वहां वहां पे भी वो ठीक से बनना, वो उसमें भी जीन्स का रोल है। या फिर ये सब सही है,
पर फिर भी जो दिमाग कैसे काम करना चाहिए, वो जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन के लिए, बात करने के लिए जो सोच होना चाहिए, उसमें भी जीन्स काफी इन्वॉल्व है। सो इन शॉर्ट, बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज, अगर स्ट्रक्चर ठीक भी हो तो फिर भी मतलब जीन्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में। सारी इंफॉर्मेशन जीन्स के पास है, स्ट्रक्चर को कैसे बनना है, स्ट्रक्चर को कैसे फंक्शन करना है, वो जीन्स के पास है। तो उसमें अगर इश्यू आता है तो फिर उसका मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपके पास एक बच्चा ऐसा आता है जिसको आप देखते हैं जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसको साथ में कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट, हमारे पास जब भी बच्चा आता है तो फिर हम सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक फैमिली ट्री, मतलब एक पेडिग्री बोलते हैं हम साइंटिफिक हम्म। टर्म। उनके जो एटलीस्ट 3 जनरेशन में, मतलब हम्म। बच्चा से लेकर उनके माता पिता, फिर दादा दादा, नानी नानी, नाना नानी, तो उनके हम्म। सारे जो क्या क्या है, फिर वो कैसे कैसे अफेक्टेड है करके एक फैमिली हिस्ट्री लेते हैं पूरा। वो ओके। सबसे सबसे जरूरी है, ताकि पता चले कि ये मतलब जन्मजात है या नहीं है। फिर ओके। इस बाद हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं, बच्चा मतलब पेट में जब हुआ तब से लेके एंटीनेटल जो बोलते हैं, तब माँ ने क्या खाया, फिर स्कैन्स हुआ है कि नहीं, फिर ये सब चीज, उन्होंने कुछ ड्रग्स खाया है उस समय, ऐसा वहाँ से लेते हैं। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर ठीक से रोया है कि नहीं, या फिर आईसीयू में रखा गया था, ऐसा कुछ ये भी पूछ के फिर उसका डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि समय पे जो जो माइलस्टोन्स, मतलब बैठना चलना और फिर बात विकास करने, होना चाहिए जिस तरह बच्चे का। तो यस। ये सब मतलब हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री लेने के बाद एक एग्जामिनेशन, तारो हेड टू फुट एग्जामिनेशन, मतलब सर से ठीक है। लेके पैर तक पूरा एग्जामिन करके देखते हैं कि कुछ बनावटी में प्रॉब्लम है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टंग टाई, ये सब जो मतलब जनरली, मतलब पता नहीं चलता है, माता पिता को पता नहीं चलता है। फिर वो सब एग्जामिन करने के बाद हम फिर डिसाइड करते हैं किस प्रकार की प्रॉब्लम है, फिर इसको कैसे एड्रेस करना है। और तो आपने जो बताया मुझे कि पहले डिटेल केस हिस्ट्री ली जाएगी, और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो फैमिली ट्री का होता है। तो कोई कोई पेरेंट ये ना सोचे कि परेशानी तो बच्चे को है, आप हमारे बारे में या हमारे हमारे फादर के बारे में, दादा के बारे में, बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हो। ये जरूरी चीज है जो कि ली जाएगी। जेनेटिक टेस्टिंग भी डॉक्टर हसीना आप लोग के डिपार्टमेंट में होती है, और आम लोग जेनेटिक टेस्टिंग सुनते हैं और उनके मन में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भगवान पता नहीं क्या टेस्टिंग होगी, क्या किया जाएगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे सभी लोगों को आप अवगत कराएंगे प्लीज? या ऐसे मतलब डरने वाली चीज नहीं है। जैसे अब नॉर्मली ब्लड टेस्ट देते हैं कुछ बीमारी हम्म। देखने के लिए, वैसे ही जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी ज्यादातर ब्लड ही लिया जाता है। 2 ml का ब्लड लेते हैं, उसमें जो डीएनए होता है फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके जांच करते हैं। अगर ओके। हमें गुण का जांच करना है, क्रोमोसोम्स जो बोलते हैं, तो फिर कैरियोटाइप करके बोलते हैं, जो उसका टेस्ट किया जाता है। या फिर हमें जीन्स देखना है, तो फिर हम एक्सोम उसको बोलते हैं, एक्सोम टेस्टिंग या जीनोम टेस्टिंग जो भी है। फिर उसके लिए भी मतलब सब चीज के लिए सिर्फ ब्लड ही जरूरत है। वो छोटी सी सुई से 1 ml 2 ml, थैंक गॉड। और बच्चे को कुछ नहीं होता, फिर उस पे हम टेस्ट करते हैं, और कुछ नहीं है। ओके। तो ये सभी की जानकारी के लिए दोबारा से नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, लेकिन उस ब्लड में से ऐसी चीजें टेस्ट की जाएंगी जिनसे कि जीन्स के बारे में या क्रोमोसोमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पता पड़ जाएगी कहाँ पे परेशानी हुई है। डॉक्टर हसीना, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको आप कंडीशन देख रहे हो, उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, परंतु उसके पेरेंट्स में या उसके दादा परदादा में कहीं कोई ऐसी परेशानी मिली नहीं है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि उस बच्चे को है, जीन्स में ही वो है प्रॉब्लम, लेकिन पहले नहीं हुई है? या दूसरी बात, एक और भी केस हो सकता है कि पेरेंट्स में है लेकिन बच्चे में नहीं आई है। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपका एज ए जेनेटिसिस्ट आप क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? तो इसका वो मैकेनिज्म क्या है वो समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो परिवार में चलना चाहिए, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यस। और सब
बोलते हैं कि हमारे परिवार में किसी को कुछ है ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हो गया है, जेनेटिक एग्जैक्टली। डिसऑर्डर कैसे हो सकता है। या फिर उनको लगता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बच्चा पैदा होगा या पेट में ही मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तभी उसको जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कारण ये है कि नॉर्मली जो स्पर्म और फिर अंडा, जो सब जानते हैं, जो मिल के जो भ्रूण बनता है ना, तो फिर एक छोटे अणु से लेके इतना ज्यादा अणु बन के फिर एक बड़ा बच्चा बनता है। तो मतलब वो प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। तो मान के चलिए जो अंडे में या फिर स्पर्म में कुछ नुक्स है, लेकिन माता पिता के नॉर्मल ब्लड में नहीं है, बाकी जगह के हम्म। ब्लड में, तो उनको कुछ दिक्कत हम्म। ही नहीं होगा। लेकिन उनके बच्चे को वो जा सकता है। या फिर वो भ्रूण जब बन जाता है, फिर उस पे जो सेल डिविजन्स होता है उसमें कहीं पे नुक्स आ जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सेल डिविजन्स, शरीर बहुत कोशिश करता है उसको उसको सही करे, लेकिन कभी कभार वो गलतियां हो जाता है। तो उसमें अगर म्यूटेशन नुक्स होता है तो फिर वो फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव ही होता है, बच्चे को सबसे पहले बार लेकिन बच्चे देखा में जाए। होंगे। ये एग्जैक्टली। एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि जब माता पिता में हो लेकिन बच्चे में नहीं है, ओके। वो भी ऐसे ही है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी जीन्स होते हैं, जो एक कॉपी है माँ से आता है और एक कॉपी है बाप से आता है। आप उससे तो सबका दो दो कॉपी होता है ना। तो अगर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो माँ या बाप में बीमारी है, लेकिन उनका एक नॉर्मल अच्छा कॉपी भी तो होगा, अगर वो बच्चे में आ जाता है तो फिर वो बच्चे में दिक्कत नहीं करता, वो बच्चा नॉर्मल होता है। तो ऐसे कई मैकेनिज्म्स होते हैं, वो समझना जरूरी है। बट इन शॉर्ट अगर पब्लिक को बताएं तो ये समझना जरूरी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब सिर्फ पेट में ऐसा नहीं है और फिर परिवार में सारे जनरेशन्स में होना चाहिए तभी वो जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी को भी हो सकता है, इनफैक्ट बुढ़ापन में भी मतलब प्रॉब्लम्स पहली बार आ सकता है, वो पहली जेनेटिक हो बार सकता दिखाई दे सकती हैं। है। करेक्ट। या और राइट। वो जेनेटिक भी हो सकता है। ऑल राइट। अब जब आप बच्चा आपके पास आ गया, आपने टेस्टिंग कर दी और बच्चे को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, तो आप कह सकते हैं कि आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। आम, तो कैसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जेनेटिसिस्ट के साथ मिलके कार्य कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे प्लीज। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है इसमें, मिलके काम करना, जो आपने सही बोला है। तो ज्यादातर होता नहीं है, वो कम्युनिकेशन लैक हमेशा रहता है। तो मेरे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कॉमन जगह पे, एटलीस्ट हाई रिस्क सेटिंग्स में, जैसे एनआईसीयू में हो या फिर ओके। किसी डेवलपमेंट क्लिनिक्स में, दोनों हम्म। साथ में बैठ के देखना चाहिए बच्चे को। वो काफी जरूरी है, क्योंकि हमें ज्यादा जेनेटिक्स के बारे में पता है, वो आगे क्या होगा वो पता है, लेकिन आपको फिर वो स्पीच फिर कैसे इनको ट्रेन करना है ये सब आपको पता है। तो मिलके एक कंबाइंड एक्शन लेते हैं तो तब ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। एंड अनदर थिंग इज कि आपको भी मतलब अगर मिलके भी काम करने के लिए प्रॉब्लम है तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसपे आपको जरूर एक जेनेटिसिस्ट के पास बच्चे को रेफर करना रेफर चाहिए। करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ये काफी डिले है इस बच्चे में, मतलब स्पीच आपने फ्यू सेशंस रखा है फिर बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है और उम्र के हिसाब से बहुत ही पीछे चल रहा है। सो दिस ओके। इज वन, या दिस कैन बी वन कंडीशन की वेयर मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आपने सिंपली ऐसा पूछ लिया, फिर माँ बाप ने बोला कि हाँ मतलब मेरी मम्मी को भी थी, पापा को भी थी, तो ऐसा उन्होंने बोला है, ऐसा फैमिली हिस्ट्री आपको लगा कि काफी लोगों को है, तो तब भी स्ट्रांगली वो जेनेटिक हो सकता है। या फिर जैसे मैंने पहले बताया था, कम्युनिकेशन सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन उस बच्चे को और भी तकलीफें और हैं, भी कई जैसे परेशानियां हैं। दौरा है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो ये स्थिति में फिर आप मतलब मरी पेशेंट्स को जेनेटिसिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा या फिर मुझे लगता है कि मंथली या वीकली या वंस इन 2 वीक्स टेली मीट्स या फिर एटलीस्ट होना चाहिए, जिसपे जो भी डिस्कस डाउट करने के लिए। आपस में बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस कोलैबोरेट, आई थिंक वी शुड थिंक कॉम्प्लीमेंट्रली एंड नॉट पैरेलली। सो वो बहुत जरूरी है ताकि इन बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं। एक और बात है कि जनरली कुछ पेरेंट्स सोच सकते हैं कि अब तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, अब जेनेटिसिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत, अब टेस्टिंग की क्या जरूरत। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं पब्लिक के दिमाग में। तो क्या आप उन मिसकंसेप्शंस के बारे में थोड़ा बताएंगे।
तो मिसकंसेप्शन सबसे पहले उनको लगता है कि जो भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है वो पेरेंट्स की गलती है, या स्क्रीन टाइम की वजह से, जेनेटिक तो हो ही नहीं सकता। कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता क्योंकि उनको लगता है वो एक टैबू है या स्टिग्मा, उनको ऐसा लगता है। या दूसरी चीज, अगर जेनेटिक भी हो करके वो आ गया है तो उनको लगता है कि टेस्ट क्यों करना है, वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो फालतू में टेस्ट करके क्यों टाइम वेस्ट करना है, ये एक सोचते हैं। बहुत मतलब बड़ी चीज है। और उनको ये भी लगता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि फैमिली हिस्ट्री है ही नहीं, मतलब परिवार में किसी को भी नहीं है, ये जेनेटिक्स कैसे हो सकता है। सो दिस इज अनदर कॉमन मिसकंसेप्शन एग्जैक्टली। अमॉन्ग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स मतलब सिर्फ एक डायग्नोसिस के लिए है, मतलब ठीक है ये प्रॉब्लम है बता दिया है, लेकिन इसका इलाज हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे बिल्कुल। बहुत लेवल के मिसकंसेप्शंस है पब्लिक को। राइट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है कि आप देखेंगे उसमें रेट्स डिसऑर्डर सिंड्रोम भी है और दूसरी कंडीशंस भी है। और पेरेंट्स को हम अगर रेफर भी करते हैं कि आप प्लीज एक बार काउंस एक बार मैपिंग करा लीजिए, टेस्टिंग करा लीजिए आप, तो पेरेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्यों। तो एज एसएलपी मैं जो बताती हूँ मैं कहती हूँ कि आप देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। आगे अगर आप फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा जो है हम और क्या एविडेंस, क्या चीज बोल सकते हैं ताकि पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकें और टेस्टिंग के लिए। दो इम्पॉर्टेंट चीज है इस पे। एक है उस बच्चे के लिए, फॉर हम्म। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कुछ डिसऑर्डर, जैसे आपने रेड सिंड्रोम बोला है, तो वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब वो बीमारी बढ़ता ही जाएगा। तो उस पे हम नॉर्मली जाके स्पीच थेरेपी कर लो, फिर कर लो, ज्यादा मतलब उस पे फायदा नहीं होता है। लेकिन एक चीज ऐसे जो डिसऑर्डर्स में एक बोलते हैं ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, आपने सुना होगा, ये सी करके बोलते हैं। तो अगर ये पता चल गया कि ये रेड सिंड्रोम है, तो जितना जल्दी वो शुरू कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर दें उतना बच्चा करेक्ट, कम्युनिकेट उतना करना मतलब सीख बच्चे लेगा। के लिए बेटर है। और दूसरी चीज है, अगर ये सिर्फ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स नहीं है, कुछ और डिसऑर्डर्स का एक सिर्फ हिस्सा है, तो ओके। फिर जैसे उनको बाद में ये दौरा आने का प्रॉब्लम है या फिर, तो उनको हम एक सर्वाइलेंस पे डाल सकते हैं, ताकि उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेदर ट्रीटेबल हो या ना हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करें, ताकि पेरेंट्स ज्यादा सफर ना करें। सो बहुत बढ़िया। बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग करने से उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ और फिर ओवरऑल हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, आपने जैसे सही बताया है कि अगले बच्चे के लिए, जैसे डिफरेंट कंडीशंस जो होते हैं उसका अलग अलग मैकेनिज्म्स होता है। तो जैसे हम्म। हम टेस्ट करके पता चला कि ऐसा डिसऑर्डर है कि अगले बच्चे में होने का संभावना ज्यादा है या जो भी है, तो उसको हम काउंसिल करके उनको फिर एक और बच्चा ऐसा होने को हम रोक सकते हैं, अगर उनको ओके। चाहिए तो। सो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ उस बच्चे के लिए ये टेस्टिंग जरूरी है या इंफॉर्मेशन जरूरी है, बल्कि आपकी पूरी फैमिली को करेक्ट। कैसे आपको प्लान करना है और कैसे जो है या क्या प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट बच्चे में ये कंडीशन होने की, इसके लिए आपको जानकारी मिल और जाती इसके है। लिए और ऑल्सो उनके रिश्तेदारों के लिए, कभी कभार ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो उनके रिश्तेदार में भी, मतलब वो छुपा हुआ रहता है, पता नहीं चलता है। ऐसे कई सारे लोग हमारे पास आए हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स नहीं बल्कि मतलब कुछ और बीमारी के लिए ही, जब पता चला कि इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि उनके जो बहनों के बच्चों में या फिर भाइयों के बच्चों में भी हो सकता है, तब उनको भी हमने टेस्ट करा के रोका है, मतलब ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स। तो प्रिवेंटिव बेसिकली करेक्ट। बहुत अच्छा उसका रोल है कि प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि और ये तभी होगा जब हम टेस्टिंग कराएंगे, न सिर्फ अपने लिए या परिवार वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, परिवार दूसरे परिवारजनों के लिए भी। राइट। ओके। करेक्ट। एक और भी चीज है, एक एथिकल कंसर्न आ सकता है, क्योंकि आप इस ऐसी कार्यरत है, तो जेनेटिक्स और में की टेस्टिंग में और काउंसलिंग में क्या एथिकल कंसर्न्स होते हैं? एथिकल कंसर्न सब चीज में है, तो हम जनरली उसको ओवरलुक करते हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको एड्रेस करना। स्पेशली अब बच्चे के साइड से हम देखा जाए तो सबसे पहले कंसेंट लेते हैं, जो भी हमें करना है कंसेंट चाहिए, अनुमति चाहिए। तो सबसे पहला चीज है जो बच्चे के लिए माँ बाप ही देते हैं कंसेंट, क्योंकि उनको पता करना है। लेकिन वो बच्चे की जो ऑटोनॉमी है, जो हम हमारे लिए जो खुद डिसाइड करते हैं, वो फ्यूचर ऑटोनॉमी बोलते हैं। जब वो बड़ा बड़ा होने के बाद उसको लगता है कि क्यों कराया ये टेस्ट, नेगेटिव रिजल्ट हो या पॉजिटिव रिजल्ट हो, उसको एक मतलब मन में ना कि मेरा वो छीन लिया गया है, कि मुझे ये टेस्ट करना ही नहीं था, अगर मैं होता तो मेरे लिए मैं टेस्ट नहीं करती, हाँ, मैं नहीं पेरेंट्स ने करा था। कराया है। तो दैट इज वन बिगेस्ट एथिकल इश्यू विच इज लाइक हाईली डिबेटेबल, बट देन वो हमेशा हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ही करते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। फिर दूसरा इश्यू है, अगर टेस्ट में कुछ निकल जाता है,
तो एक स्टिग्मा हो जाता है, मतलब एक लेबलिंग हो जाता है। सबको लगता है यार इसको ये बीमारी है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ इसको नहीं कर ज्यादा सकते हैं। छोड़ो ऐसा करके। फिर उसके जो सोशल पियर्स, जो बाकी बच्चे भी है ना, उसको मतलब वॉक करते हैं, फिर वो एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन वो हो जाता है हर लेवल। लेबलिंग होने से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। एंड फिर वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ ना नहीं है, वो स्कूल से लेके फिर उनको स्कूलिंग एडमिशन से लेके फिर इंश्योरेंस, बाद में जब इंश्योरेंस कराते हैं उस लेवल तक भी डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता है। एंड अनदर एथिकल इश्यू जो है, टेस्ट ऐसा नहीं है कि उपलब्ध है तो सबको सब कुछ करा लो। तो वो मतलब कुछ लोग करते हैं ऐसा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो टेस्ट करने से बच्चे को ज्यादा नुकसान होगा या फायदा होगा। बच्चे ओके। के जो इंटरेस्ट को मन में रख के करना चाहिए। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो देख के ही पता चलता है इसको टेस्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है, या फिर कम चांसेस है, तो फिर ओपनली पेरेंट्स के साथ वो डिस्कस करना चाहिए वो टेस्ट ऑर्डर करने से पहले। एंड और बिगेस्ट जो इश्यू जो है, टेस्ट कर मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है कि हम सिर्फ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के लिए नहीं ढूंढते हैं, हम सारे जो जीन्स है जो हमारे जो शरीर के अंदर, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो किया कुछ और निकलता कुछ और, निकल तो कुछ कुछ और और। गया तो। हाँ, अगर कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर निकल गया जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ और है जो बाद उम्मीद नहीं थी जिसके बारे में। में, तो उनको लगता है हम आया कुछ किस चीज के लिए, तो हो गया कुछ और। सो ये एक बिगेस्ट इश्यू है टेस्टिंग में। एंड आई मोस्ट नो। इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव डिसीजन। मतलब माँ बाप को ना एक गिल्ट हो जाता है कि हमारी वजह से बच्चे को हुआ है, वो गिल्ट एक शेम में चले जाते हैं। और काफी उनके जो अगले बच्चे में भी वो काफी मतलब उनको प्लान करने में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो दीज आर ऑल एग्जैक्टली। सम इश्यूज विच आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एड्रेस करना। तो इसलिए हम एक प्री टेस्ट काउंसलिंग बोलते हैं। टेस्ट ऐसा नहीं है कि आ गया टेस्ट ऑर्डर कर लो हो गया, ऐसा नहीं है। बैठ के पूरा बात करना है उनसे कि ये है, इसका इतना मिलने का संभावना है, लेकिन साथ में ये भी मिल सकता है। तो ये ऐसा मिलता है तो आगे आपको ऐसा हम दिशा में आपको वो कर सकते हैं। गाइड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली कम्युनिकेट करना टेस्ट से पहले भी, उस पर्टिकुलर टेस्ट। तो अगर कोई हमारी बात सुन रहा है, अगर आपको ये कहा गया है कि टेस्ट हम करेंगे परंतु उससे पहले हम बात करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है। और फिर टेस्ट होने के बाद की जो बातचीत होती है और जो काउंसलिंग सेशन होता है वो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब टेस्ट जब आप हम कह रहे हैं कि लोग टेस्ट करा रहे हैं, क्या टेस्ट इतना सस्ता है कि कोई भी करा सकता है? अभी सस्ता हो गया है तो ओके। लाइक मैंने जब डीएम ज्वाइन किया था तब वो काफी काफी मतलब मुश्किल था ये टेस्ट। मतलब कुछ कुछ टेस्ट सस्ता है, जैसे जो डीएनए टेस्ट मैंने एक्सोम वो सब बोला है, तो अभी आम आदमी को वो अभी में वो कर सकता है। काफी कंपनीज आ गए हैं तो काफी सस्ता हो गया है, और सरकार में भी ये टेस्ट खुद अंदर करने के लिए भी काम चल रहा है। सो तो अगर वो क्या आ कॉस्ट जाता पड़ती है इसकी टेस्ट की, जनरली क्या तो रेंज में? कैरियोटाइप जो गुणसूत्र का है तो वो 1,000 रुपए 1,500 रुपए में हो जाता ओके। है। ओके। जो एक्सोम टेस्ट बोलते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है, लेकिन सरकारी में वो 10,000 के आसपास में हो जाता है वो टेस्ट। दस वो हजार हो अभी तो जाता है। बड़ा लगता है, बट लेकिन इसका पहले जो 4-5 साल पहले 30,000 25,000 होता और था। भी, और भी अभी महंगा होगा। 4 साल में इतना कम हुआ है, तो और एडवांसमेंट्स जब आएंगे तो ये और सस्ता भी हो जाए। लेकिन ये भी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, तो उनको हम रिसर्च बेसिस पे भी हम अंदर हम कर वही सकते हैं। मेरा नहीं हो अगला जाता प्रश्न जो है वो रिसर्च से ही था, डॉक्टर हसीना। क्योंकि ओवर आप किसी भी फील्ड में अगर हम एडवांसमेंट देखते हैं, हम देखते हैं पहले इतना एक्सपेंसिव था, अब नहीं है, क्योंकि उसमें रिसर्च का बहुत हाथ होता है। जितनी ज्यादा रिसर्च होंगी, अलग अलग कंपनीज रिसर्च कर रही हैं, अलग अलग साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, फिर वो मुहैया उस हिसाब से होती हैं, चीजें अवेलेबल उस हिसाब से होती हैं। तो एज एसएलपी, अगर मैं अप टू डेट रहना चाहूँ, क्या रिसर्च है लेटेस्ट डीएनए एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में, द लेटेस्ट थिंग इन थिंग जो आप कहेंगे हर एक एसएलपी को मालूम होनी चाहिए रिलेटेड टू डीएनए एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, वो क्या होगी? रिसर्च अगर अप टू डेट होना चाहिए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं। तो वी हैव अपडेटेड प्लेटफॉर्म्स जो मतलब नॉर्मल आदमी के लिए भी वो आसान से समझ सकता है। तो ऐसे ओके। बहुत सारे वेबसाइट्स है, और उसमें मतलब जैसे जीन रिव्यूज ऐसा जीन कुछ कुछ रिव्यू। होता है।
जीन ओके। रिव्यूज ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हम अप टू डेट, मतलब वो अपडेट होता रहता है, तो और उस बीमारी के बारे में हम समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा पेशेंट्स के लिए भी देखेंगे तो टूल्स, डिजिटल एप्स होता है, जैसे ओके। रैर कुछ चीज होते हैं जिसपे ऐसे ही एक ही प्रकार की बीमारी के बच्चों बच्चों जो माँ बाप है, फिर वो अपने आप इंफॉर्मेशन को शेयर करके फिर उस पे फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ रिसर्च के बेसिस पे ये है करेक्ट। तो आपने एक जीन रिव्यू का नाम लिया, और कुछ एप्स हैं जो कि पेरेंट्स को हम बता सकते हैं? क्या एक दो एप्स के आप नाम बता सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे रैर कनेक्ट करके है ये, ओके। फिर जीन टू मी, जीन माई टू जीन ऐसा करके है। ओके। फ्यू ऐप ओके। जिस पे आप मतलब रजिस्टर करके फिर अप टू डेट जो क्या क्या रिसर्च हो रहा है इसमें, या फिर कुछ ट्रायल्स चल रहा है कि नहीं, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अम, मैं ये उम्मीद करती हूँ, इतना अच्छा हमारा ये सेशन रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा सभी लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर एक प्लेटफॉर्म पर, बट वो रिलायबिलिटी फैक्टर, और कहाँ से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन किस एक स्ट्रीमलाइन मैनर में जब होती है, और आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम पूछते हैं, आप तक वो बात पहुंचाते हैं, तो आपके लिए वो और ज्यादा कारगर हो जाती है। तो यहाँ आपके सामने एक एसएलपी है जो कि कम्युनिकेशन पे कार्य कार्य करते हैं। यहाँ पे आपके पास सामने जेनेटिसिस्ट हैं, जो कि जीन्स पे की स्टडी करते हैं, और उसकी पे कार्य करते हैं। तो आपसे सभी से मैं उम्मीद रखूंगी कि आप अपने, जब हम लोग वीडियो शेयर करेंगे, तो आप कृपया करके अपने क्वेश्चन जरूर भेजिए। और ये तब कर सकते हैं जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे कितने ही नए नए दिन हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं, और नई इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा मनोबल बढ़ाइए। आप हमें मोटिवेट कीजिए, लाइक करके, और इसको और ज्यादा शेयर करके। डॉक्टर हसीना, आप हमारे आपने अपना इतना कीमती समय आज आपको हमको दिया है, उसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कृपया करके एक लाइन में बताइए। बस ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी जेनेटिक्स नहीं हो सकता है, या हो सकता है, आपके जो आसपास जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल मत मानिए। जब भी आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो तुरंत किसी डॉक्टर, या फिर स्पीच प्रॉब्लम्स है तो फिर एसएलपीज के पास, किसी के पास जितना अर्ली आप आ सकते हैं तो उतना हम आपको मदद कर सकते हैं। और फिर जो ट्रेन्ड और जो प्रोफेशनल्स है उनसे आप सलाह लीजिए, और बाकी आसपास लोग से मत लीजिए। तो जैसा वही बात है, द अर्ली द बेटर, एंड प्लीज कंसल्ट रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हसीना। और हम उन सभी लोगों का जो ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं, और हम प्लीज हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। मैं लेती हूँ आपसे विदा, आप सभी से। डॉक्टर हसीना, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका। सो थैंक मच। यू।